नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने अभी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अगर 300 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जैसा कि वो लड़ने जा रही है, तो वहाँ पर वो 40 सीटें भी जीतने वाली नहीं हैं। दोस्तों, इस बयान के बड़े गहरे अर्थ निकलते हैं। ममता बनर्जी ये स्वीकार कर चुकी हैं कि जो भाजपा है इस बार बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। मोदी दोबारा फिर सत्ता में आने वाले हैं। जो भाजपा नारा लगा रही है अब की बार 400 बार, ममता बनर्जी ने खुद घोषणा कर दी है कि भाजपा इस बार 400 से ज़्यादा सीटें लेकर चुनाव में दोबारा जीत दर्ज करने वाली है। मोदी दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दोस्तों, मैं उनके ही बयान की बात कर रहा हूँ, अब उस पर विचार कीजिए। उनका कहना है कि 300 सीटों पर भी कांग्रेस लड़कर 40 सीटें भी जीतने वाली नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि 260 सीटों पर दूसरा जीतने वाला है और उसमें 200 से ज़्यादा सीटें भाजपा की झोली में आने वाली हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ऐसी हालत में पहुंच गई है कि वो भाजपा का मुकाबला कर ही नहीं सकती। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भाजपा से ना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में और हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में लड़ ही नहीं सकती। अगर कांग्रेस की हिम्मत है तो वहाँ पर लड़कर जीत कर दिखाए। दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि बनारस में मोदी को हराकर कांग्रेस दिखाए, तब मानेंगे कि वो पावरफुल है, सत्ता में शक्तिशाली है। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? सवाल ये पैदा होता है। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि ममता बनर्जी जान चुकी हैं कि कांग्रेस कितने पानी में खड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी का भी विरोध किया। उनका कहना था कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं चुनाव के समय, और हम जब भाजपा से लड़ रहे हैं तो बंगाल में किस लिए आए यात्रा निकालने? क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ पर बीड़ी मजदूर जो है उनसे मुलाकात की, तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। ममता बनर्जी पूरी तरह से कांग्रेस के विरोध में उतर आई हैं। उनका कहना है कि हम बंगाल में 1-2 सीटें देने को तैयार हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस वो लेने को तैयार नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी लड़ ले। और दोस्तों, यही हालत अखिलेश यादव का है। वो कह रहे हैं कि हमने 11 सीटें आपको दे दी हैं, लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो हम भी लड़ लेंगे, आप अपने लड़ लो, हम अपने लड़ लें। दोस्तों, ये कैसा गठबंधन है जहाँ एक दूसरे के खिलाफ ही ये लोग खड़े हो रहे हैं? हाँ, हल्ला जरूर मचाते हैं कि हम साथ साथ हैं, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। अभी खड़गे जी ने संसद में बोला है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। कौन सा गठबंधन? ममता बनर्जी का अलग रास्ता है, केजरीवाल का अलग रास्ता, अखिलेश यादव अलग रास्ते में जा रहे हैं। बिहार में आपकी सरकार चली गई है, नीतीश कुमार जो हैं वो मोदी की गोद में आकर बैठ गए हैं। उधर उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार तो किसी काम के बचे नहीं हैं, उनकी सारी पार्टी चली गई है। अजीत पवार ले गए उठा के, अब शरद पवार अकेले ही ढपली बजा रहे हैं, उनकी कोई ताकत नहीं बची। उद्धव ठाकरे, उनकी भी ताकत नहीं बची है, लेकिन वो सीटें बहुत मांग रहे हैं, 23-24 सीटें मांग रहे हैं। 48 सीटों में आधी सीटें इनको ही चाहिए, तो एनसीपी कहाँ लड़ेगी, कांग्रेस कहाँ लड़ेगी? तो दोस्तों, इस तरह देखा जाए तो विपक्षी दल खुद मान रहे हैं कि भाजपा बहुत मजबूत हो चुकी है, अब उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती। हालांकि मुकाबला ये भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बता रहे हैं कि हम मजबूत हैं, कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती। तो कौन मुकाबला करेगा? अगर 300 सीटों पर कांग्रेस लड़कर सिर्फ 40 सीटें पाने वाली हैं तो भाजपा को 250 सीटें वहीं पर आ जाएंगी। तो भाजपा को 150 सीटें क्या वो 250 सीटों में नहीं मिलेंगी? मिल जाएंगी। तो भाजपा 400 से पार जाने वाली है, ये खुद लोग बता रहे हैं। हाँ, भाजपा दावा कर रही है, लेकिन भाजपा कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो अलग मुद्दा है। मैं इस दावे के साथ नहीं हूँ कि 400 सीटें आने वाली हैं। हाँ, 300 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, मैं इसके मानने को तैयार हूँ। 300 से 350 सीटें भाजपा इस बार लाने वाली है। इसकी वजह दोस्तों साफ दिखाई दे रही है, देश का माहौल बता रहा है। जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता आज उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने राम मंदिर का विरोध क्यों किया? उनको लगता है कि भाजपा का विरोध, मोदी का विरोध, राम का विरोध बन चुका है और इनकी पार्टियों की कारगुजारियों के कारण हुआ है। ये लोग मंदिर नहीं गए, उद्घाटन समारोह में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर का विरोध करने की क्या जरूरत थी? अब इनको एहसास हो गया है कि जो हमने गलती कर दी है उसकी वापसी नहीं है, उसकी कीमत वो चुनाव में चुकाने वाले हैं। इनको एहसास हो गया। तभी ममता बनर्जी कह रही है कि अगर कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ेगी
तो 40 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। अब ममता बनर्जी कितनी सीटें जीतेंगी वो खुद सोचें। दोस्तों, जो केजरीवाल हैं वो भी पंजाब में कह रहे हैं हम 13 सीटों पे लड़ेंगे। दिल्ली में अलग कुछ डबली बज रही है। पहले बात तो उनको बचना ही मुश्किल हो रहा है कि ईडी से भागते फिर रहे हैं। हेमंत सोरेन है वो जा चुके हैं जेल में, और दूसरे नेताओं के साथ देख लो, तेजस्वी यादव और भी जो दूसरे नेता हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, विपक्ष का बहुत बुरा हाल है। वो खुद मानने लगा है कि भाजपा ताकतवर हो चुकी है और दोबारा सत्ता में आने वाली है। खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में आई तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, मोदी ही प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। उधर पंजाब में भगवंत मान ने बोला है कि अगर भाजपा इस बार सत्ता में आई तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। दोस्तों, वास्तव में ये बात राहुल गांधी भी बोल चुके हैं और भी दूसरे नेता बोल चुके हैं। इसकी वजह ये है कि ये लोग जान चुके हैं कि अगर भाजपा इस बार सत्ता में आती है तो ये लोग इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि अगला चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। जनता इनको नकार देगी। जनता अभी भी नकार चुकी है। 2024 के बाद 2029 में जब चुनाव होंगे तो इस लायक नहीं बचेंगे कि मोदी के सामने खड़े हो सकें, भाजपा का मुकाबला कर सकें। इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, इनकी पार्टी नहीं बचेगी। और दोस्तों, ये लोग समझ चुके हैं इस बात। लेकिन हालत तो अभी भी बहुत अच्छे नहीं है। अभी भी इनके पास नेता कम हैं, कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि लोग, जनता नाराज हो चुकी है इनसे। उद्योगपतियों को अलग गाली दी जाती है। अडानी अंबानी के नाम पर सारे उद्योगपतियों को गाली दी जाती है। जो लोग इस देश के लिए पैसा पैदा कर रहे हैं, पूंजी पैदा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जिससे पूरे देश में पैसा जा रहा है। जो मोदी सरकार वेलफेयर स्कीम्स लेकर आई है, चाहे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए है, मकान हैं, जो भी शौचालय वगैरह, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे उद्योगों से तो आ रहा है, वहीं से तो पूंजी पैदा हो रही है। तो उनको गाली देने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। दोस्तों, ये रास्ता भटक चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। ये भाजपा के सामने कमज़ोर, मजबूर नज़र आ रहे हैं। इनको अब पता लग गया है कि इन चुनावों में क्या होने वाला है और 2029 में इनकी क्या हालत होगी। तभी ये बोल रहे हैं कि 2029 में कोई चुनाव नहीं होंगे। चुनाव तो होंगे, लेकिन ये इस लायक नहीं बचेंगे कि चुनाव लड़ सकें। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है, उसके गहरे अर्थ हैं। वो कोई गुस्से में दिया गया बयान नहीं है। ममता बनर्जी बहुत ही राजनीतिक रूप से समझदार नेता हैं, बहुत जुझारू नेता हैं। उनकी विचारधारा, उनकी सोच के साथ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानने को तैयार हूँ कि वो राजनीतिक रूप से बहुत ही समझदार नेता हैं। तभी वो बंगाल में भाजपा का मुकाबला कर पाई। 2021 में लगा था कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी, लेकिन उन्होंने भाजपा को 100 से नीचे ले आई। तो दोस्तों, ममता बनर्जी कोई मूर्ख नेता नहीं है। उनकी विचारधारा जो भी रहो, उनकी सोच, उनके कार्यक्रम जो भी हों, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है वो अलग मुद्दा है, वो उसको रोक नहीं पाई। हो सकता है उन्होंने साथ दिया हो, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ पर तो कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। जो उनका बयान है उसके गहरे अर्थ निकलते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी है। उन्होंने बता दिया है कि कांग्रेस अब इस लायक नहीं बची है कि वो भाजपा का मुकाबला कर सके, बनारस में मोदी को हरा सके या दूसरे राज्यों में भाजपा के सामने खड़ी हो सके। 300 सीटों में 40 सीटें जीतने वाली कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। और दोस्तों, ममता के बयान पर गौर करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।